हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रीना बोनी स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल पे। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं और पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप समय पर मेरे वीडियोस को देख सके। और पहले से अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको कक्षा 7वीं के ज्ञान सागर पुस्तक के पाठ 8 एवरेस्ट की चुनौती पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक मेजर हरिपाल सिंह आलूवालिया जी हैं। मेजर हरिपाल सिंह आलूवालिया जी एक भारतीय पर्वतारोही, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और सेवानिवृत्त भारतीय सेना अधिकारी है। अपने करियर के दौरान उन्होंने साहसिक कार्य, खेल, पर्यावरण, विकलांगता और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में योगदान दिया है। वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले छठे भारतीय और दुनिया के 21वें व्यक्ति थे। चलिए अब शीर्षक पर आ जाते हैं। जैसा कि शीर्षक है, एवरेस्ट की चुनौती, यानी एवरेस्ट की चढ़ाई चुनौतियों या चैलेंजेस से भरा है। इसकी चढ़ाई बहुत कठिन है, फिर भी यह पर्वत चोटी पर्वतारोहियों के लिए सदैव आकर्षण का केंद्र रही है। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। यह पर्वत तिब्बत की सीमा पर नेपाल में स्थित है। चलिए अब पाठ शुरू करते हैं और जानते हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान लेखक को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। जैसा कि आप सबको पता है कि एवरेस्ट पर्वत दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह समुद्र से 8,848 मीटर लगभग 9 किलोमीटर ऊंचा है। इसके उत्तर में तिब्बत है तथा दक्षिण में नेपाल। एवरेस्ट की चोटी के उत्तर में तिब्बत और दक्षिण में नेपाल है। तिब्बती इसे चौमुलंगमा अर्थात संसार की माता और नेपाली सगरमाथा के नाम से पुकारते हैं। तिब्बती इस पर्वत चोटी को चौमुलंगमा नाम से पुकारते हैं और नेपाली लोग सगरमाथा के नाम से। नेपाली भाषा में सगर का अर्थ बर्फ होता है। 1849 में एक सर्वेक्षण दल को पहली बार यह पता चला कि यह संसार का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। 1849 में एक आधिकारिक निरीक्षण दल को पहली बार पता चला कि यह पर्वत चोटी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। उस समय इसे शिखर 15 नाम दिया गया। बाद में इसे एवरेस्ट कहा जाने लगा। इसे यह नाम भारतीय सर्वे विभाग के प्रमुख सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में प्रदान किया गया। भारतीय सर्वे विभाग के हेड सर जॉर्ज एवरेस्ट को सम्मान प्रदान करने के लिए इस पर्वत श्रृंखला का नाम एवरेस्ट रखा गया। सबसे पहले 1921 में ब्रिटिश पर्वतारोहियों के एक दल ने इस शिखर पर चढ़ने का प्रयास किया, परंतु दक्षिण तिब्बत में इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 3 महीने तक संसार के इस अज्ञात भाग की यात्रा करने के बाद वे इंग्लैंड वापस लौट गए। 3 महीने तक अज्ञात यानी जिसे जाना ना गया हो ऐसे भाग की यात्रा करने के बाद वे निराश ही वापस लौट गए। इसके दूसरे साल एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए एक ब्रिटिश दल ने प्रयास किया, पर वह भी 8,321 मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंच सका। इसके दूसरे साल एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए ब्रिटिश के एक दल ने कोशिश की, लेकिन वे भी सिर्फ 8,321 मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंच सके। इसके बाद तो अनेक दलों ने इस शिखर पर चढ़ने का प्रयत्न किया, किंतु सर्वप्रथम 1953 में शेरपा तेनसिंह और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी को शिखर छूने में सफलता मिली। इसके बाद बहुत से पर्वतारोहियों ने इस शिखर पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन 1953 में शेरपा तेनसिंह और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी को इस शिखर को छूने में सफलता मिली। इसी शिखर को छूने के लिए
26 मई 1965 को सवेरे बहुगुणा, रावत, बीपी सिंह और मैं अगले आधार शिविर से शिखर के लिए चले। इसी पर्वत शिखर को छूने के लिए 26 मई 1965 को सवेरे बहुगुणा, रावत, बीपी सिंह और लेखक आधार शिविर यानी मुख्य शिविर से एवरेस्ट शिखर की ओर चले। बहुगुणा और रावत एक रस्से में बंधे थे, बीपी सिंह और मैं दूसरे रस्से में। बहुगुणा और रावत एक रस्से में और लेखक और बीपी सिंह दूसरे रस्से में बंधे थे। हमारे साथ सहायता के लिए 12 शेरपा थे। उनके साथ सहायता के लिए 12 शेरपा यानी नेपाली मजदूर, उनके साथ सहायता के लिए 12 नेपाली मजदूर थे। जब हम कैंप 4 पर पहुंचे, सूरज डूब रहा था। जब लेखक अपने साथियों के साथ कैंप 4 पर पहुंचे तब शाम हो चुकी थी। मैं सारी रात करीब जागता ही रहा, क्योंकि मैं जानता था कि सोते समय अगर मैंने करवट ली तो तंबू लुढ़क कर 3000 फीट नीचे जा गिरेगा। जहाँ पर लेखक अपने दोस्तों के साथ रुके थे वह तंबू ऐसी जगह में थी कि वहाँ पर अगर सोते वक्त आप थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो आप लुढ़क कर सीधा नीचे जा सकते हैं। इसलिए लेखक सारी रात जागते रहे। स्थानाभाव के कारण सभी तंबू एक पात में लगाए गए थे। स्थानों की कमी के कारण सभी तंबू एक पंक्ति में लगाए गए थे। सवेरे हम लोग ऑक्सीजन लगाए 10:15 बजे निकले। वहाँ सख्त काली चट्टानें थी या पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े थे। उन पर चलना बहुत मुश्किल और थकाने वाला था। ठंडी हवाएं हमसे टकरा रही थी। जब हमें अपने तंबू दूर से फहराते दिखाई दिए तो हमारी जान में जान आई। शाम होने तक हम वहां पहुंच गए। शाम होने तक हम अपनी तंबू में पहुंच गए। यही स्विस, ब्रिटिश और अमेरिकी अभियानों के पुराने तंबू भी थे और उन पर तभी का कूड़ा कचरा भी जमा दिखाई दे रहा था। वहीं पर स्विस, ब्रिटिश और अमेरिकी अभियानों के भी तंबू थे जिन पर कूड़ा कचरा बहुत ही जमा दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो बहुत पहले के थे। हम इन तंबुओं को आसानी से पहचान गए। हमारी ऑक्सीजन खत्म होती जा रही थी, इसलिए मैं इन तंबुओं में घुस गया और रात में उपयोग करने के लिए उनके कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल लाया। लेखक ऑक्सीजन खत्म हो जा रहा था, इसलिए वे क्या किए, उन पुराने तंबू में घुस गए और वहाँ पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे उन्हें अपने साथ ले आए। यहाँ बीपी सिंह बीमार पड़ गए। उनकी जगह फू दोरजी हमारे साथ आकर शामिल हो गया। यहाँ पर बीपी सिंह को रुकना पड़ा क्योंकि वे बीमार हो गए और उनकी जगह पर फू दोरजी हमारे साथ आकर मिल गए। यहाँ मैं यह बता दूं कि इस अंतिम शिविर से आगे हमें रात दिन ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना था। इसके बाद उन्हें रात दिन ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना था, क्योंकि यह अंतिम शिविर था। दूसरे दिन 7:30 बजे सुबह हम आखिरी शिविर के लिए चले। दूसरे दिन सुबह 7:30 बजे लेखक और उनके दोस्त आखिरी शिविर यानी तंबू या खेमा की ओर चले। अब मेरे साथ मेरे रस्से में फू दोरजी बंधा हुआ था। अब लेखक के रस्से में फू दोरजी बंधे हुए थे। हमारे पीछे रावत, बहुगुणा और 7 शेरपा थे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते थे हवाएं तेज होती जाती थी। 11:30 बजे हम इस पहाड़ी के उस हिस्से पर पहुंच गए जहां ढाल जरा कम था। सुबह 11:30 बजे हम पहाड़ी के उस अंश पर पहुंच गए थे जहां ढलान थोड़ी कम थी। 8512 मीटर की ऊंचाई पर यह हमारा अंतिम शिविर था। हमारा जो आखिरी शिविर था उसकी ऊंचाई थी 8512 मीटर। इस शिविर से आगे 450 मीटर लंबी एक पहाड़ी थी। इस शिविर के आगे हमें 400 मीटर लंबी एक पहाड़ी पर चढ़ना था। यह पहाड़ी बहुत संकरी और तीखी थी। यह जो पहाड़ी थी वहाँ का जाने का जो रास्ता था वह बहुत ही कम चौड़ाई वाली और बहुत ही तीक्ष्ण थी और इसके दोनों ओर गहरे ढाल हैं और दोनों ओर गहरे ढलान।
इसके दाहिनी तरफ बर्फ का एक बड़ा सा टुकड़ा निकला हुआ था। हमें इस बर्फ से सतर्क रहना होता था क्योंकि इस पर पैर पड़ते ही यह टूट कर गिर सकती थी। रास्ते में दाहिनी तरफ बर्फ का एक बड़ा सा टुकड़ा था जिससे हमें सावधान रहना था क्योंकि इस टुकड़े पर अगर हमारा पैर पड़ गया तो यह टूट कर नीचे गिर सकती है। मुख्य पहाड़ी पार कर हम दाईं ओर मुड़े। अब हमारे सामने इससे भी कठिन कार्य था, स्लेट की चट्टानों की एक विशाल दीवार को पार करना। अब हमारे सामने और एक मुश्किल काम था, वह काम था स्लेट से बनी चट्टानों की विशाल दीवारों को पार करना। इस पर हाथ पैर टिकाने की कोई जगह नहीं थी। ये ऐसी चट्टान थी जिसमें हम हाथ पैर नहीं रख सकते थे, उसमें ऐसी कोई जगह नहीं थी जिसमें हाथ पैर को रखकर हम ऊपर जा सके। एक बार फिसलने का अर्थ होता 5000 मीटर नीचे तिब्बत में जा गिरना, और उस चट्टान से अगर हम एक बार नीचे फिसले तो हम सीधा 5000 फीट नीचे तिब्बत में जा गिरते। इन चट्टानों पर हम थोड़े थोड़े चढ़ते रहे। आखिरकार ये काली चट्टानें खत्म हुई और हमने येलो बेल्ट क्षेत्र में प्रवेश किया। इसकी चट्टानों में पीली पीली धारियां हैं, इसलिए इसे येलो बेल्ट कहते हैं। काली चट्टानें खत्म होने के बाद हम येलो बेल्ट में प्रवेश किए। इसका नाम येलो बेल्ट इसलिए रखा गया क्योंकि इन चट्टानों पर पीली पीली धारियां हैं, इसलिए इसे येलो बेल्ट कहते हैं। इन पर चढ़ना अपेक्षाकृत सरल था। येलो बेल्ट पर चढ़ना पहले वाले चट्टान से आसान था। इन्हें पार कर हम दक्षिणी शिखर के तल तक पहुँचे, जहाँ से बिल्कुल सीधी चढ़ाई शुरू हो जाती है। मेरे सिलेंडर की ऑक्सीजन कहीं से निकल रही थी, इसलिए मुझे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। लेखक कह रहे हैं कि उनके सिलेंडर का ऑक्सीजन लीक हो रहा था, इसलिए उन्हें सांस लेने में मुश्किल होने लगी। यह जानकर मैं बहुत चिंतित हुआ। मैंने देखा कि सिलेंडर से मुंह तक ऑक्सीजन ले जाने वाली नली में छेद हो गया है। यह छेद बूटों की कील से हुआ था। लेखक ने देखा कि उनकी ऑक्सीजन की नली में छेद हो गया है। यह छेद जो था उनके कील वाले बूटों से हुआ था। आसपास कहीं बैठने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए फूदोरजी ने बर्फ काटकर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया। यहाँ बैठकर मैंने टेप की सहायता से यह छेद बंद किया। आसपास कहीं बैठकर उस सिलेंडर की छेद को बंद करने की जगह नहीं थी, तो फूदोरजी ने बर्फ को काटकर एक प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर मैं बैठकर टेप की मदद से इस छेद को बंद किया। अब हम खुश होकर आगे बढ़ने ही वाले थे कि मुझे लगा कि कोई आदमी हमारी ओर हाथ हिलाता हुआ और हाँफता हुआ बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। वह रावत था। हम आगे ही बढ़ने वाले थे, तब हमने देखा कि कोई आदमी हमारी ओर आ रहा है हाथ दिखाता हुआ। वह आदमी रावत था। उससे मालूम हुआ कि बहुगुना बीमार हो जाने से रुक गया है, उसे अकेले ही आगे आना पड़ा। रावत ने बताया कि बहुगुना बीमार हो गया है, इसलिए उसे रुकना पड़ा और वह अकेले ही आ गया है। रावत को हमने अपनी रस्सी के बीच में जगह दे दी और जो रस्सा केवल 2 व्यक्तियों के लिए था, उसी पर हम तीनों दक्षिण शिखर पर चढ़ने लगे। लेखक ने रावत को अपनी रस्सी के बीच में जगह दे दी। यह जो रस्सा होता है 2 लोगों के लिए होता है, लेकिन ये 3 लोग एक साथ एक रस्से में बंधे होकर आगे बढ़ने लगे। अभी तक कभी भी एक रस्से पर 3 व्यक्तियों ने एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं की थी। अब से पहले किसी ने भी एक रस्से पर 3 व्यक्ति बंधे हुए एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं की थी। 2 व्यक्तियों के साथ एक रस्से पर चढ़ना 3 व्यक्तियों के अपेक्षा कहीं सरल होता है, इसलिए हमारी आगे बढ़ने की रफ्तार काफ़ी कम हो गई है। अगर एक रस्से में 2 व्यक्ति बंधे हो तो ऊपर चढ़ने में आसानी होती है, और उसी जगह में अगर 3 व्यक्ति हो तो ऊपर चढ़ने की जो गति होती है वह बहुत ही धीमी हो जाती है। धीरे धीरे बहुत सतर्कतापूर्वक हमने दक्षिण शिखर के बड़े बड़े पत्थर पार किए। हम एकदम सीधे शिखर पर नहीं पहुंचे और शिखर से कुछ मीटर नीचे ही बाईं ओर मुड़ गए। इसमें बहुत वक्त लगा क्योंकि एक बार में एक ही व्यक्ति चल सकता था। जब एक चलता तो अन्य दोनों संभाल कर रस्से को थामे रखते। अब हम एक संकरी गली में पहुंच गए जिसे मैंने इंडियाज डेन नाम दिया।
अब चलते चलते लेखक और उनके दोस्त एक संकरी यानी बहुत ही कम चौड़ाई वाली गली में पहुंच गए, जिसे लेखक ने इंडियाज डेन नाम दिया। यहाँ पहुंचकर हम बहुत प्रसन्न हुए। अब मुझे सबसे बड़ी चिंता हिलेरी की चिमनी की थी, क्योंकि पहले के विवरणों के अनुसार शिखर के मार्ग में यह सबसे बड़ी बाधा थी। अब लेखक की सबसे बड़ी चिंता थी हिलेरी की चिमनी, क्योंकि इससे पहले जितने लोगों ने भी एवरेस्ट की चढ़ाई की, सबने यह वर्णन किया है कि हिलेरी की चिमनी इस रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। लगभग 10 मीटर एक सीधे में नीचे उतरकर हम कुछ चट्टानों तक पहुँचे। यहाँ से एक संकरा सा रास्ता चिमनी तक जाता था। यहीं से एक पतला सा रास्ता चिमनी की ओर जाता था। दक्षिण की ओर बर्फ के बड़े बड़े ढेर थे और हमें बड़ी कुशलता से उन पर कदम रखे बिना आगे बढ़ जाना था। लेखक कह रहे हैं कि दक्षिण की ओर बर्फ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े थे और उनमें बिना पैर रखे हुए हमें बड़ी निपुणता के साथ आगे बढ़ना था। उन्हें देखकर डर लगता था। बीच में चल रहे रावत ने जिम्मा लिया कि हम दक्षिण की ओर ना जाए और हमारी कदम चट्टानी हिस्से पर ही पड़ते रहे। यहाँ कुछ बड़ी बड़ी चट्टानें थी जो नीचे से ढीली थी। कई बार हमें कूदकर एक से दूसरी चट्टान पर जाना पड़ता था। इस रास्ते पर कुछ ऐसी चट्टानें भी थी जो थोड़ी ढीली थी, जिसमें से हमें अगर हम उसमें पैर देंगे तो हम नीचे जा सकते हैं, इसलिए हमें कूदकर उसे पार करना था। इन चट्टानों के बीच से नीचे की ओर नज़र डालते ही हम थर्रा उठते। नीचे 250 से 3000 मीटर तक गहरे गाढ़ थे। इन चट्टानों से जब हम नीचे की ओर झांके तो हम देख के डर गए, हम कांप गए, क्योंकि इसके नीचे 3000 मीटर गहरे गड्ढे थे। अब हम हिलेरी की चिमनी के ठीक नीचे पहुंच गए। इसी बाधा का हमें सबसे अधिक डर था। जिस चीज़ का हमें सबसे अधिक डर था, हम वहीं पहुंच गए थे। हर पर्वतारोही इस चिमनी से परिचित है, जो चट्टान और बर्फ के ढेर के बीच 13 मीटर ऊंची खड़ी है। हर पर्वत पर चढ़ाई करने वाला व्यक्ति इस चिमनी को भली भांति जानता है, जो चट्टान और बर्फ के बीच 13 मीटर ऊंची है। चट्टान पर हाथ या पैर जमाने की कोई जगह नहीं है और बहुत ज़्यादा चिकनी होने के कारण यह बहुत बड़ी समस्या है। यह ऐसी जगह है जहाँ पर हाथ और पैर रखने की कोई जगह नहीं है और बहुत ही ज़्यादा चिकनी है। मैंने कोशिश की कि हाथ रखने की जरा भी जगह पा जाऊं, पर मुझे कुछ नहीं मिला। बर्फ के ढेरों के कारण दक्षिण की ओर से इसे पार करना बहुत खतरनाक था। बाईं ओर और भी ढलवा चट्टानें थी, जिन्हें पार करना असंभव था। फू दोरजी ने इस पर चढ़ने की कोशिश की, वह बार बार फिसलता ही रहा। फू दोरजी ने इस चट्टान पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार फिसलता रहा, क्योंकि चट्टान बहुत ही चिकनी थी। तब उसने चट्टान में बर्फ की कुल्हाड़ी की मदद से छेद करने की कोशिश की और उसके सहारे ऊपर चढ़ा। फू दोरजी ने सबसे पहले चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार फिसल रहा था। फिर उसने बर्फ की कुल्हाड़ी की मदद से चट्टान पर छेद की और उसके सहारे वह चढ़ने की कोशिश करने लगा। वह जमी हुई बर्फ में अपने जूतों की कीलें गाड़ देता और कुल्हाड़ी की मदद से शरीर का वजन संतुलित करते हुए अचानक कुल्हाड़ी को घुमाकर ऊपर दीवार में गाड़ देता और इस तरह ऊपर चढ़ जाता। रावत उसे सहारा दिए था। फू दोरजी तनिक सा भी फिसलता तो हम तीनों नीचे आ रहे थे, क्योंकि तीनों एक ही रस्से में बंधे हुए थे। आखिरकार फू दोरजी बिल्कुल ऊपर पहुंच गया और हमें दिखाई देना बंद हो गया। वह चिमनी की चोटी पर पहुंच गया था। फू दोरजी अब चिमनी की चोटी पर पहुंच गया था। रावत चट्टान पर फिसल रहा था और उसे तथा उसके बाद मुझे फू दोरजी ने ऊपर खींच लिया। यहाँ भी बड़ी बड़ी चट्टानें थी। ऊपर चोटी में भी बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें थी और जैसे ही हमने उन पर पैर रखा वे हिलने लगी। इस बाधा को पार करने में हमें 20 से 30 मिनट लगे होंगे। अब हम बर्फ के एक चबूतरे पर थे और वह हम कुछ देर सुस्ताने के लिए रुके। अब हम बर्फ के एक चबूतरे यानी बैठने के लिए एक चौरस स्थान, वहाँ पर हम लोग कुछ देर आराम करने के लिए रुके। यहाँ से आगे ढलान कुछ कम होते गए और पहले की ही तरह बाईं ओर चट्टान और दाईं ओर बर्फ थी। अब
ढलान थोड़ा कम होता गया, लेकिन पहले की तरह ही बाईं ओर चट्टान थी और दाईं ओर बर्फ थी। पहाड़ी अभी खत्म नहीं हुई थी। चिमनी पार करके हम यह सोचकर खुश हो रहे थे कि अब हम शिखर के बिल्कुल पास आ गए हैं, लेकिन पहाड़ी का यह टुकड़ा खत्म होने में ही नहीं आ रहा था और हमारा संघर्ष अधिक कठिन होता जा रहा था। लेखक कह रहे हैं कि चिमनी पार करने के बाद उन्हें लगा कि शायद वे शिखर के बिल्कुल पास आ गए हैं। ये सोचकर वे खुश हो रहे थे, लेकिन पहाड़ी का यह टुकड़ा खत्म ही नहीं हो रहा था और उनका आगे बढ़ने का जो प्रयत्न था वो और भी मुश्किल होता जा रहा था। सांस लेना पहले से भी अधिक मुश्किल हो गया था। मैं गहरी सांस लेने की कोशिश करता, लेकिन वह हिचकी बनकर टूट जाती। लेखक कह रहे हैं कि सांस लेना और भी अधिक कठिन होता जा रहा था। जितना वे आगे बढ़ रहे थे उन्हें सांस लेने में उतनी तकलीफ हो रही थी। जब लेखक गहरी सांस भरते तो वह हिचकी बनकर टूट जाती। चढ़ाई क्या कभी खत्म नहीं होगी? अब हर कदम बहुत ही थका देने वाला साबित हो रहा था। अब लेखक के मन में यह सवाल आने लगा, क्या चढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी? क्योंकि अब हर कदम उन्हें बहुत ही थका देने वाला महसूस हो रहा था। वे बहुत ही अधिक थक गए थे। बर्फ और चट्टानों के टुकड़े एक के बाद एक आते जा रहे थे। मैंने सोचा हमें कब तक और चढ़ते रहना होगा। बर्फ और चट्टानें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। एक के बाद एक वे रास्ते में आती ही जा रही थी। लेखक सोच रहे थे ये क्या कभी खत्म नहीं होगा? हम लोग क्या ऐसे ही चढ़ते रहेंगे? स्थिति यह थी कि मेरे मन और शरीर ने जवाब दे दिया था। एक ऐसी हालत में लेखक पहुंच गए थे जब उनका शरीर और मन दोनों ने ही जवाब दे दिया था। वे हार चुके थे। उन्हें लगा था अब वे और सफ़र नहीं कर पाएंगे, चढ़ाई पूरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन भीतर कहीं से यह भी आवाज़ उठ रही थी कि हमें आगे बढ़कर चढ़ाई पूरी करनी ही है। लेकिन फिर भी उनके दिल में से आवाज़ आ रही थी कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है, हमें रुकना नहीं है, हमें अपनी चढ़ाई पूरी करनी है। शिखर अब अधिक से अधिक 15 मीटर रहा होगा, लेकिन ढाल खत्म होने में नहीं आ रहा था। लग रहा था जैसे इसका कभी अंत ही नहीं होगा। पर तभी अचानक अंत सामने आ गया। तभी अचानक लेखक के सामने उनकी मंजिल थी। अब बर्फ के ढेर नहीं थे। हमसे जरा ही ऊपर एक छोटी सफ़ेद घुमावदार मेहराब सी थी और यही एवरेस्ट का शिखर था। अब बर्फ के ढेर समाप्त हो चुके थे। अब लेखक और उनके साथियों के थोड़े से ही ऊपर में एक छोटी सफ़ेद घुमावदार अर्धमंडलाकार भाग जैसा था और यही एवरेस्ट का शिखर था। हम चोटी तक पहुंच रहे थे। परस्पर बाहें डालकर हम 1 मीटर और ऊपर चढ़कर शिखर के बिल्कुल अंतिम भाग पहुंच गए। हम चोटी पर पहुंच रहे थे। हम दोस्त लोग एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर 1 मीटर और ऊपर चढ़कर शिखर के बिल्कुल अंतिम भाग तक पहुंच गए थे। अब हमें और चढ़ना नहीं था। ऑक्सीजन के मुखपटों और बर्फ के टुकड़ों से चेहरे बिल्कुल ढके होने पर भी हम एक दूसरे से अपनी प्रसन्नता छिपा नहीं सके। अब हम बिल्कुल शिखर के नज़दीक पहुंच गए थे। हमें और चढ़ना नहीं था। चढ़ाई खत्म हो चुकी थी। हमारे चेहरे ऑक्सीजन मास्क से ढके हुए थे, फिर भी हमारे चेहरों पर जो प्रसन्नता थी वह ऑक्सीजन मास्क भी छिपा नहीं पाई। हमने एक दूसरे की पीठ जोर जोर से ठोकी। हमने एक दूसरे को शाबाशी दी। पिछले दल द्वारा गाड़ा हुआ तिरंगा झंडा हालांकि फट गया था, लेकिन गर्व से अभी तक लहरा रहा था। इधर उधर अन्य दलों के झंडे तथा निशानियां भी पड़ी हुई थी। शिखर पर दूसरे दलों के झंडे और उनकी कुछ कुछ निशानियां भी पड़ी हुई थी। हमने घूमकर चारों ओर लंबी नज़र डाली। हम शिखर पर पहुंचने के बाद दूर तक हमने लंबी नज़र डाली। हमने उत्तर की ओर तिब्बती पठार पर एक नज़र डाली, फिर दक्षिण की ओर भारत के मैदान की तरफ देखा। लेखक और उनके साथियों ने चोटी पर चढ़कर तिब्बत के पठार देखे और दक्षिण की ओर भारत के मैदान देखा। कुछ दूर पर आईने की तरह चमकता और सवेरे की धुंध में तैरता थ्यांग बोचे मठ दिखाई दिया। उसके बाद उन्हें कुछ दूरी पर आईने की तरह चमचमाता हुआ और सुबह के कोहरे में तैरता हुआ थ्यांग बोचे मठ यानी साधु सन्यासियों के रहने का स्थान उन्हें दिखाई दिया। यह दृश्य अविस्मरणीय था। यह जो दृश्य था ऐसा दृश्य था जिसे कभी भूला ना जा सके।
संसार को इस छत पर खड़े होकर और अपने नीचे मीलों दूर तक देखते हुए मेरे मन में जो भावनाएं उठी, उनमें सबसे प्रमुख भावना विनय की थी। संसार के सबसे ऊंचे छत यानी सबसे ऊंची चोटी पर खड़े होकर जब नीचे मैंने मीलों दूर तक देखा तो मेरे मन में सबसे पहले जो भावना आई वह थी प्रार्थना की भावना, नम्रता की भावना। मेरा रोम रोम यह कह रहा था कि ईश्वर की कृपा है कि चढ़ाई समाप्त हो गई। अब मेरा रोम रोम भगवान को धन्यवाद दे रहा था कि भगवान के दया से, भगवान के आशीर्वाद से चढ़ाई खत्म हो गई और हम शिखर पर पहुंच गए। रावत ने झुककर शिखर पर दुर्गा की एक मूर्ति रखी और उसके सामने जरा सी धूप जलाई। रावत ने शिखर पर दुर्गा माँ की एक मूर्ति रखी और उसके सामने धूप जलाई। मैंने गुरु नानक का एक फोटो और माला रखी। लेखक ने गुरु नानक की फोटो रखी और फोटो पर एक माला चढ़ा दी। फू दोरजी ने चांदी का एक लॉकेट रखा जिसमें दलाई लामा का फोटो लगा हुआ था। फू दोरजी ने दलाई लामा का फोटो लगा हुआ चांदी का लॉकेट रखा। उसने भेंट स्वरूप चॉकलेट, बिस्कुट, मिठाइयाँ आदि भी रखी। मैं ठीक 10 बजे शिखर पर पहुंच गया था। ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, इसलिए मैंने बिना समय नष्ट किए फोटो खींचने शुरू कर दिए। लेखक कह रहे हैं कि हम ठीक 10 बजे शिखर पर पहुंच गए थे। हमारा ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला था, इसलिए मैंने और समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत फोटो खींचना शुरू कर दिया। मूवी कैमरा निकाला तो पता लगा कि वह काम ही नहीं कर रहा है। इससे हमें बड़ी निराशा हुई। फिर मैंने दूसरे निकॉन कैमरे से चारों ओर के बहुत से फोटो खींचे। इनमें सबसे प्रमुख फोटो तिब्बत में रंगबुक ग्लेशियर का था। फिर लेखक ने अपने निकॉन कैमरे से चारों ओर की तस्वीरें खींची। उनमें से मुख्य तस्वीर थी रंगबुक ग्लेशियर की। मैंने उत्तरी पहाड़ी और उत्तर कोण की ओर दृष्टि डाली। इसी रास्ते से 1920 तथा 1930 के बाद के आरंभिक अभियान दल चढ़े थे। फिर मैंने उत्तर की ओर के पहाड़ी पर नजर डाली। इसी रास्ते से 1920 और 1930 के अभियान दल वाले चढ़े थे। शिखर पर हमारा समय सपने की तरह बीत रहा था। जब तक हम शिखर पर थे हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि हम कोई सपना देख रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही सुंदर था। अब तक हमें यहाँ पहुँचे हुए आधे घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका था और अब धरती माता को प्रणाम करके वापस लौटना था। हमें पहुँचे हुए आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका था। अब हमारे लौटने का वक्त हो रहा था, तो हम धरती माता को प्रणाम करके वापस लौटने की तैयारी करने लगे। यह सोचते ही मैं बहुत उदास हो गया। मेरी उदासी का क्या यह कारण था कि चढ़ाई की जो सबसे बड़ी ऊंचाई है उसे मैंने छू लिया था। इससे बड़ी कोई ऊंचाई चढ़ने को नहीं रह गई थी। लेखक कह रहे लेकिन मैं बहुत उदास था। शायद मेरी उदासी का कारण यह था कि जो विश्व की सबसे ऊंची चढ़ाई है उसको मैंने छू लिया था, वह मैं पहुंच गया था। इसके बाद इससे ऊंची और कोई चढ़ाई नहीं है। शायद यह सोचकर मैं उदास हो गया था। तो यह थी मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया की एवरेस्ट फतेह की रोमांचक दास्तान। तो इस कहानी से आपने क्या जाना? इस कहानी से हमने जाना कि एवरेस्ट की चढ़ाई चुनौतियों से भरा है। अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बाद इस शिखर पर पहुंचा जा सकता है, लेकिन हर पर्वतारोहियों का सपना होता है कि इस शिखर को छुएं और इस पर फतेह हासिल करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।